बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 14 है, इसका नाम है जी वेक्टर्स इन स्पेस। इसके हम एमसीक्यूज समझेंगे। तो इसका जो सबसे पहला एमसीक्यूज है वो ये लिखा है द लेंथ ऑफ वेक्टर। ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसकी आपने ना लेंथ मालूम करनी है। तो लेंथ मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं और जो आई का कोफिशिएंट है मसलन वो इधर क्या लिखा हुआ -6, उसका आप स्क्वायर करेंगे। और दूसरे नंबर पर जे का जो कोफिशिएंट है यानी कि जो इसके शुरू में लिखा है 8, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये बन जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ये माइनस खत्म हो जाता है जब -6 इसके साथ ब्रैकेट और ऊपर पावर 2 है। तो ये हमारे पास ना, ये याद रखना है, जब पावर इवन होती है तो ब्रैकेट वाला माइनस खत्म हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा 36 और 8 की पावर 2 64। अब इन दोनों को अगर ऐड करें तो 100 आ जाता है। 100 का स्क्वायर रूट 10 के इक्वल होता है। तो ये इसका ना दुरुस्त जवाब है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है कि 2i प्लस टी माइनस 1j प्लस टी के, इसकी अगर हम मैग्नीट्यूड लें यानी कि इसका हम अगर क्या लें कि लेंथ मालूम करें तो, या मॉडुलस फाइंड करें तो वो किसके बराबर है, जिसके रूट 13 के बराबर हो, तो वो टी का आपने ना आंसर बताना है वो किसके इक्वल आता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही पता चलेगा जी इसका क्या आंसर बनना। तो इसको पहले हम एक दफ़ा इधर लिख लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी, ये लिखा हुआ है 2i प्लस टी -1 और इसके साथ लिखा हुआ है जे प्लस टी इंटू के, और ये किसके बराबर है जी, इसके रूट 13 के बराबर है। अब आपने इसमें ना टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं इसी को सॉल्व करता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ये जो आई का कोफिशिएंट है 2, इसका स्क्वायर लेंगे। इधर क्या लिखा हुआ है, जे का कोफिशिएंट t-1, इसका स्क्वायर लेंगे। और इधर के का कोफिशिएंट क्या टी, इसका स्क्वायर ले लेंगे। ये आई जे के ना यूनिट वेक्टर होते हैं, इनके जो कोफिशिएंट होते हैं ना उनके हमने स्क्वायर लेना होता है। ये इसी तरह स्क्वायर रूट 13 है। अब इसे हमने सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास आ जाएगा जी इस तरह करके 2 का स्क्वायर 4। अब इसका फार्मूला ओपन करते हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले का, फिर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म वो मल्टीप्लाई वो करना, 2t ही बन जाएगा प्लस टी स्क्वायर। ये किसके बराबर है, स्क्वायर रूट 13 के बराबर है। अब ना हम दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं, इधर भी स्केयर ले लिया, इधर भी स्केयर ले लिया। अब स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ये बन जाएगा 4 प्लस टी स्केयर प्लस 1 -2t प्लस टी स्केयर। ये किसके इक्वल है जी, 13 के इक्वल है। अब ये दोनों टर्म्स ना ऐड हो जाएंगे, टी स्केयर। तो ये कितना बन जाएगा, 2t स्केयर बन जाएगा। फिर ये आ जाएगा -2t और ये बन गया जी 4 प्लस 1 5। और ये जो 13 है ना, इसने इस साइड पर आकर क्या हो जाना, -13 हो जाना है। और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये बन जाएगा 2t स्क्र -2t और 5 -13 करेंगे तो ये बन जाएगा जी -8 बन जाएगा इक्वल टू 0। अगर हम इसको चाहें तो 2 पर डिवाइड कर सकते हैं। तो सब टर्म्स को हम 2 पर डिवाइड कर देते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, इधर मैं लिखता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा जी t² -t और -4 इक्वल टू 0। इसके ना फैक्टर बनते नहीं है, तो फिर हमें ऐसे करते हैं, इस जगह पर 1 लिख लेते हैं, इधर 1 लिख लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। at² प्लस bt प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई, c की वैल्यू -4 आ गई। अब हमने t की वैल्यू निकालनी, ये फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। b की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस माइनस b का स्केयर यानी कि -1 का स्केयर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -4 है, डिवाइडेड बाय 2, a की जगह पर 1 लगा देंगे। अच्छा, ये अब हमारे पास इसका आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस -1 का स्केयर 1 होता है। ये माइनस माइनस प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 डिवाइडेड बाय 2। तो t का आंसर आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 17 डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसका
आंसर है। टी की इस तरह ना वैल्यू निकाली जाती है। तो ये मैंने क्वेश्चन इधर सारा सॉल्व कर दिए से आप देख लें किस तरह सॉल्व किया। तो इसकी जो दुरुस्त ऑप्शन है ना वो ये वाली ऑप्शन दुरुस्त है। 1 + - (17) डिवाइडेड बाई 2। तो इसके नीचे 4 लिखा हुआ है, इसके अंदर स्क्वायर रूट में 15 है, तो दुरुस्त ऑप्शन इसका ये है। अच्छा वो ये कह रहे हैं जो ए क्रॉस बी वेक्टर होता है ये किसके इक्वल होता है, ये याद रखना है। अगर आप इसकी जगह चेंज करते हैं, बी को पहले लिखें ए को बाद में लिखें, तो फिर स्टार्टिंग में ना माइनस आ जाता है। तो ये इसकी ना दुरुस्त ऑप्शन है। अच्छा इसके बाद ये लिखा है कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर यू एंड वी। तो जो कोसाइन यानी कि जो काज थीटा है वो किसके बराबर होता है। अगर काज हो ना तो आपने याद रखना है कि अगर दो वेक्टर है ना उनके दरमियान में आपने ना डॉट लिखना है, और फिर इसको आपने ना अलहदा अलहदा इनकी मैग्नीट्यूड से ना डिवाइड भी करना है, यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड और वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला है, इसको आपने याद रखना। तो जो कोसाइन ऑफ एंगल है यानी कि कास थीटा वो इसके बराबर होगा यू डॉट वी, और फिर इस u वेक्टर और v वेक्टर की ना आपने मैग्नीट्यूड जो है ना वो अलहदा से लिखकर उससे डिवाइड करना है, तो ऊपर डॉट आएगा। ठीक है, ये इसकी दुरुस्त ऑप्शन है। अच्छा वो ये कह रहे हैं अगर इफ ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर, अगर ए और बी पैरेलल वेक्टर हैं देन ए क्रॉस बी जो है ना ये किसके इक्वल होगा। अगर ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कह रहे हैं अगर ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर देन ये किस चीज के इक्वल होगा। तो ये देखें अगर ये ए क्रॉस बी लिखा हुआ है ना तो इसका आंसर आएगा ए बी साइन थीटा आएगा। अगर ये पैरेलल हो ना तो थीटा किसके बराबर होता है, 0 डिग्री के बराबर होता है। तो इस जगह पर अगर मैं साइन 0 लिख दूं, साइन 0 लिख दूं, तो साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। वो ए बी को भी क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इसका जो आंसर है ना वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि तो फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये किसके बराबर होता है जी, 0 के बराबर होता है। इस 0 को हम नल वेक्टर भी कहते हैं। इसके नीचे ये जो लाइन लगी हुई है ना 0 और नल वेक्टर भी इसको कहा जाता है, नल वेक्टर भी इसको कहा जाता है। ये इसका आंसर है। उसके बाद ये कह रहे हैं अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर, मसलन ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, और एक वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ये जो ऊपर की तरफ वेक्टर होता है ना ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है, इसका नाम होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, इसके साथ भी परपेंडिकुलर है। तो ये ऐसा वेक्टर जो बोथ वेक्टर्स के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उसको हम क्या कहते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर उसका नाम होता है। ये जो ऊपर की तरफ है ना वेक्टर ये इसका नाम है, ये भी आपने याद रखना। फिर वो कह रहे हैं द साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के दरमियान जो साइन है उसका हमारे पास ना क्या फार्मूला होता है। तो ये भी फार्मूला आपने याद रखना है। ये बराबर होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी भी आपने मैग्नीट्यूड लेनी है ऊपर, और नीचे लहदा लहदा मैग्नीट्यूड लेनी है। तो ये हमारे पास ना साइन थीटा इस चीज के इक्वल होता है। तो ये आपने याद रखना है, ये इसकी दुरुस्त ऑप्शन है। तो जो कास थीटा है ना उसके ऊपर डॉट आता है और नीचे लहदा लहदा मैग्नीट्यूड आती है। इधर साइन में क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर है और साथ इसकी आपने क्या करनी है, मैग्नीट्यूड भी लेनी है। ठीक है, और इस तरह इसको लिखना है। तो ये इसका जो है ना आंसर आ जाता है। अच्छा वो कह रहे हैं डैश वेक्टर इज बोथ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, वो कौन सा वेक्टर होता है जो पैरेलल भी हो और परपेंडिकुलर भी हो। तो जो जीरो वेक्टर होता है ना ये मसलन एक वेक्टर के ऊपर अगर मैं जीरो वेक्टर बना दूं तो ये मैं कहता हूँ एक और वेक्टर है, ये बिल्कुल जीरो छोटा सा वेक्टर है ना होने के बराबर, ये इसके पैरेलल भी है और देखें तो ये इसके परपेंडिकुलर भी है। तो यानी कि ये ऊपर की तरफ भी है, इस साइड पर भी एक डॉट ही है ना, तो हम कहेंगे ये हमारे पास जीरो वेक्टर जो है ना ये ऐसा है, ये पैरेलल भी होता है और परपेंडिकुलर वेक्टर भी होता है हर वेक्टर के ऊपर। मतलब ये नीले वेक्टर के ऊपर जो रेड वेक्टर है जो अगर जीरो वेक्टर हो तो ये हम बेशक इसको हम पैरेलल कह लें या परपेंडिकुलर कह लें, तो ये जीरो वेक्टर के अंदर दोनों खूबियां होती हैं। अच्छा वो कह रहे हैं एरिया पैरेललोग्राम किसके इक्वल होता है। तो अगर हमारे पास एक यू वेक्टर है एक वी वेक्टर है, तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाती है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल होगा, यानी कि इसकी जो आपने वैल्यू निकालनी है ना पहले इसकी आप इसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टी
ऑप्शन है, ऑप्शन जो है ये करेक्ट। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं जी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसका ना कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को। वो लिखा हुआ है जी, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज गिवन बाय। तो जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है उसको किस तरह लिखा जाता है, तो ये भी आपने याद रखना, 1/6 UV W जो है ना, ये इसका ऑप्शन जो है ना ये दुरुस्त है। ठीक है, तो ये फार्मूले ही हैं, ये याद रखने हैं। मसलन इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये बुक के अंदर जो आपकी एक्सरसाइज है, यानी कि लास्ट चैप्टर की एक्सरसाइजेज है ना, उसके अंदर इसके ये फार्मूले जो है ना दिए होंगे कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन किसके इक्वल होता है। जिस तरह ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इससे पीछे किसी जगह पर ना इसका लाजमी फार्मूला भी दिया होगा। जिस तरह ये है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन का आपने वॉल्यूम मालूम करना है। तो फिर आप क्या करते हैं कि 1/6, ये देखें ये शुरू में लिखा हुआ है ना, और बाकी इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका फार्मूला लिखा है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, 3 वेक्टर हैं और 1/6 शुरू में है। इससे ऊपर भी ना इधर किसी जगह पर इसका फार्मूला दिया भी होगा। तो इसके शुरू में ना 1/6 जो है ना वो आता है। तो इस वजह से ये हम कहेंगे ये 3 वेक्टर हैं, साथ यूं ब्रैकेट लगी हुई है, 1/6 इसका आंसर है। उसके बाद वो कह रहे हैं द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर, अच्छा जो हमारे पास वेक्टर होता है ये किसके बराबर होता है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अब हमने अगर यहाँ से यूनिट वेक्टर निकालना हो तो यूं लिखेंगे वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। तो अब ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसका हमने ना पहले मैग्नीट्यूड निकालनी है। अगर इसकी हम मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो वो किसके इक्वल आएगी, वो 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, तो 9 + 16 25, और वो कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो इसको हम यूं लिखेंगे, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ ना, पहले ऊपर वी वेक्टर लिखते हैं, वी वेक्टर ये दिया हुआ है 3, -4। अब इसको आपने किस पे डिवाइड करना है, 5 पे डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास ना यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो हम कहते हैं यूनिट वेक्टर किसके बराबर, और 3, -4 के इक्वल है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं इसके जो दुरुस्त ऑप्शन है ना वो ये वाला है, ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये इधर सॉल्व किया है। अच्छा, उसके बाद ये लिखा है द वेक्टर पी क्यू थ्रू पॉइंट दिस, यानी कि एक वेक्टर है जो कि पी क्यू है और वो इन पॉइंट में से ना गुजरा है। तो अब आपने बताना है ये किसके इक्वल होगा। तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इस जगह पर लाकर फाइंड करते हैं। जो पी क्यू होता है ये आपने याद रखना, ये बराबर है यानी कि ओ क्यू माइनस ओ पी के बराबर है। तो ये हम लिखते हैं जी पी क्यू ओ क्यू किस तरह बनेगा, ये जो क्यू के ये गोल ब्रैकेट्स है ना, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, -1 -6, फिर लिखेंगे -OP। ये पी से ना OP बनाना होना तो ये पॉइंट को ना वेक्टर में चेंज करते हैं, सिर्फ ये गोल ब्रैकेट को ना स्क्वायर ब्रैकेट में चेंज कर लेते हैं, ये 0 -5 हो जाएगा। अब पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, ये बन जाएगा -1 -0 -6 -5। तो पी क्यू जो वेक्टर है ये हमारे पास आ जाएगा -1 -11। तो अगर ये देखें ये हमारे पास इसकी दुरुस्त ऑप्शन है। तो इसको आपने ना इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये ऊपर अलहदा क्वेश्चन है और बाकी ये जो क्वेश्चन है ना ये अलहदा है। ठीक है, ये नीचे ना अलहदा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर की आपने मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो वेक्टर की अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालनी है, ये 3 है, 3 का स्केयर, ये -2 का स्केयर, फिर क्या आ जाएगा 6 का स्केयर आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 + 4 + 36। तो इसको अगर हम ऐड करें तो ये कितना बनना हमारे पास बनेगा 49 बनेगा, और 49 का स्केयर रूट 7 के इक्वल होता है। तो ये इसकी दुरुस्त ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद ये लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड क्यू, पी और क्यू वेक्टर के दरमियान ना कौन सा एंगल है। तो अगर पी डॉट क्यू 3/5 के बराबर है और पी क्रॉस क्यू की मैग्नीट्यूड जो है ना वो किसके बराबर है, 3/5 के बराबर है। तो फिर आपने ना बताना है कि इनके दरमियान जो एंगल है ना वो किसके इक्वल होगा। तो इसको हम ना सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं जी इसका आंसर क्या आता है। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, इस जगह पर ना सॉल्व कर देता हूँ। एक हमारे पास क्या चीज गिवन है, पी डॉट क्यू करें
तो उसका आंसर आता है जी 3/5। और अगर हम करते हैं जी P क्रॉस Q और इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो किसके बराबर है, 3/5 के बराबर है। अच्छा, ये जो होता है ना P डॉट Q, इसका मतलब होता है P वेक्टर की मैग्नीट्यूड Q वेक्टर की मैग्नीट्यूड डॉट हो तो हम कास लिख लेते हैं, कास थीटा। तो ये किसके बराबर है, 3/5 के बराबर है। अगर इसको मैं सॉल्व करूं, इसको मैं लिखूंगा P वेक्टर की मैग्नीट्यूड Q वेक्टर की मैग्नीट्यूड, अगर ये क्रॉस हो तो साइन थीटा लिखते हैं। तो ये भी किसके बराबर है, 3/5 के बराबर है। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो एक टर्म हम ऊपर लिखते हैं मसलन इस तरह, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड इक्वेशन डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू इस तरह करके आ जाएगी, P वेक्टर Q वेक्टर इंटू साइन थीटा। ये किसके बराबर था, ये बराबर था 3/5 के बराबर है। इधर हम लिख देंगे 3/5। इसी तरह इसको हम डिवाइड करेंगे, P वेक्टर Q वेक्टर इंटू कास थीटा, ये भी किसके बराबर है, 3/5 के इक्वल है। अच्छा, ये दोनों इधर कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा और कास थीटा, ये बन जाएगा टेन थीटा, और ये भी ऊपर नीचे ना डिवाइड हो जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1। तो टेन की वैल्यू 1 कब होती है, टेन की वैल्यू 1 होती है 45 पर। तो यहाँ से थीटा हमारे पास कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो इस तरह ना इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। ये क्वेश्चन इधर देख लें, इस तरह इसको सॉल्व करना था। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो आंसर है ना 45, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, जो इन दोनों के बोथ परपेंडिकुलर है ना, उसकी आपने वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने आपको बताया था, अगर एक यू वेक्टर हो एक वी वेक्टर हो, जो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ना, उसका नाम होता है यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। वो आपने ना क्रॉस लेना होता है। तो अगर हम यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर करेंगे तो ऊपर हम लिखेंगे आई जे के लिख लेंगे, और यू वेक्टर जो है ना, इसके कोफिशिएंट इधर लिखेंगे 2 - 3 1, वी वेक्टर के इधर 1 4 -2। अब इसका आपने ना डिटर्मिनेंट खोलना है। तो अगर इसका हम डिटर्मिनेंट ओपन करें तो आई को लिखेंगे, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये बन जाएगा 6, फिर माइनस, फिर ये वाली दो टर्म्स, तो ये आ जाएगा -4, फिर लिखेंगे -j। अब इन दोनों मल्टीप्लाई होना है, ये बन जाएगा -4, फिर इन दोनों मल्टीप्लाई -1, फिर लिखेंगे +k, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 8 बन जाएगा, फिर ये माइनस और माइनस प्लस, और 3 1 जार 3, तो ये बन जाएगा जी 2 आई, और ये बन जाएगा -5 माइनस माइनस +5 j, और उसके बाद ये 8 + 3, ये कितना बन जाएगा 11 के हमारे पास ना बन जाएगा। ये हमारे पास ना वैल्यू आ गई जी एक u और v के परपेंडिकुलर की। अब आपने क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। अगर इसकी आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो फिर हमें इनके ना स्केयर लेने पड़ेंगे, और स्केयर रूट, ये आ जाएगा 2 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर प्लस 11 का स्केयर। 2 का स्केयर होता है 4, 5 का स्केयर कितना होता है 25, और ये कितना होता है 121। तो अगर इन सब को हम ऐड करें ना, 121 के अंदर 29 को अगर हम ऐड कर दें तो ये कितना बन जाएगा जी 150 बन जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया जी, स्क्वायर रूट के अंदर 150 इसका आंसर आ रहा है। तो ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद ये लिखा हुआ है आई क्रॉस जे किसके इक्वल है। ठीक है, इसके लिए ना आप ऐसे करें, ये एक ना सर्कल ड्रा कर लें। इस तरह मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ आई जे के, ये आई है, इधर मैं लिख लेता हूँ जे, और इस जगह पर मैं लिख लेता हूँ जी के। तो अब ये देखें, अगर इसको हम यूं एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, आई से जे जाएंगे तो आगे क्या है के, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा के। अगर आप जे से के की तरफ आएंगे, ये जे से के की तरफ आए, ठीक है, तो पहले हम ना आई से जे की तरफ गए थे तो आंसर के आया। अब जे से के की तरफ आएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। इसका जो आंसर है ना वो किसके बराबर है, आई के बराबर है। अगर आप के से आई की तरफ आए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जे आ जाएगा। के से आई की तरफ आए तो इसका आंसर जे आ जाएगा। तो ये इस तरह ना इसके आंसर निकाले जाते। लेकिन अगर आप के से जे की तरफ आएंगे, यानी कि उल्टा आ जाए, क्लॉकवाइज आ जाए,
के से जे की तरफ आएंगे तो माइनस आई आएगा, इसी तरह आई से के की तरफ जाएंगे माइनस जे आएगा, जे से आई की तरफ आएंगे तो माइनस के आएगा। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज ये पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं और क्लॉकवाइज ना इसकी वैल्यू जो है ना वो नेगेटिव में आ जाती हैं। तो इस तरह ना ये हमारी जो बुक है इसके एमसीक्यूज थे, और ये अभी आज के वीडियो लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 14 के एमसीक्यूज सीखे हैं कि इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद है जो वेक्टर इन स्पेस वाला ये जो चैप्टर है इसकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।